हेलो हाय एंड सत श्री अकाल, वेलकम बैक। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। अपन पढ़ रहे थे, अपने पास प्रेसिपिटेशन चल रहा था, जिसमें अपन लास्ट पढ़ रहे थे अपने पास कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशंस देख रहे थे। तो कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशंस अपन ने देख लिया था। तो कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशंस था क्या बेसिकली? तो कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशंस एक बार दोबारा से डिस्कशन कर लेते हैं, साथ के साथ में ओरोग्राफिक इनको भी डिस्कशन कर लेंगे, ताकि चीजें और बेटर तरीके से क्लियर हो जाएगी। ओके, तो मैं छोटा सा ऐसा ओके तो अपने पास अगर अपन प्रीवियस स्लाइड्स के ऊपर भी अपन अगर एक छोटा सा डायग्राम्स बनाए, तो डायग्राम कुछ ऐसा है कि अपने पास ये क्या था, अपने पास ऐसे समझ लो ओशियन है। दैट विल बी द ओशियन था। ठीक है, ओशियन से क्या हुआ? इवेपोरेशन हुआ। इवेपोरेशन कैसे होता है वो अपन ने देख लिया। इवेपोरेशन होने के बाद में यहां से क्या बने? क्लाउड बने। क्या बने? क्लाउड बने, जहां पे आपके पास एक्चुअल वेपर प्रेशर किसके बराबर हुआ? सेचुरेशन के बराबर। ओके, विंड की वजह से इसने अपनी डायरेक्शंस क्या की? ट्रेवल की। और आपके पास ये क्लाउड यहाँ पे वापस आया। ओके, दैट इज द क्लाउड। ओके, और यहाँ पे आपके पास इसने रेन ड्रॉप्स की फॉर्म में, रेनफॉल्स की फॉर्म में वापस से ये क्या आ गया? ग्राउंड पे आ गया। ओके, दिस इज द विंड। ओके, और विंड होने के बाद में यहाँ पे प्रेसिपिटेशन आएगा और रन ऑफ करके वापस में ओशन में चले जाएगा। ठीक है, कि अपने पास देखो सिंपली सी क्या होता है कि जब एयर मास क्या है, ज्यादा दूर डिफरेंट डेंसिटी, लो डेंसिटी की वजह से आपके पास एक ही जगह पे क्या करे, कंटिन्यूसली राइज करे और सेचुरेट हो जाए, और वो ज्यादा डिस्टेंस ना ट्रेवल करे, तो इस टाइप से हुए प्रेसिपिटेशंस को क्या कहते हैं? अपने पास कॉन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन कहते हैं। कॉन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशंस जनरली आपने ऐसा सुना होगा कि मुंबई के अंदर क्या, मुंबई की बारिश का कोई भरोसा नहीं, कभी भी आ जाए। ये बात बहुत कॉमनली सुन रखी होगी। तो वो भरोसा क्यों नहीं? क्योंकि वहीं से आरबीएन सी से पानी उठाया और मुंबई में पटक दिया। ठीक है, तो वो विद इन 10 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ही क्या हो जाता है? दोबारा से रेनफॉल अक्कर हो जाता है ना। दैट्स वाई। ठीक है, और अपने पास अगर आपके पास ये क्या है, ऊपर उठने की बजाय विंड की वजह से लेफ्ट राइट ट्रेवल करे और किसी बैरियर की वजह से ऊपर राइज हो जाए ना, देन इट शुड बी टर्म्ड एज द orographic precipitation, son. So now we will written down number 2. Okay, that is the number a 1 to लिखा ना? Okay, 2, that is the orographic. Orographic precipitation क्या हुआ? Precipitations. Okay, this types of this type of uh, precipitation occur due to due to forward direction, forward direction force, force by the mountainous barrier. The mountain barrier barrier lies across the डायरेक्शन ऑफ, तभी तो बैरियर होगा ना। अलोंग हो गया तब तो वो काम ही नहीं करेगा अक्रॉस द बैरियर से ना। इन द अक्रॉस द डायरेक्शन ऑफ एयर फ्लो।
this airflow force, this airflow force the moist air parcel rise along the mountain slope due to cooling it formed due to cooling it formed cloud and precipitations occur. This precipitation, this इंडिया के अंदर होता है ना, तो अपने पास यही होता है दिस। अपने पास क्या आता है, अपने पास हिमालयन रेंज क्या करती है, अपने पास इसी को रोकती है ना, कि यहाँ से आपके पास बे ऑफ बंगाल से उठा, चाहे अपने पास अरबियन सी से उठा, है ना, ठीक है, चाहे इंडियन ओशन से उठा, वो आगे जाके अपने पास हिमालय रेंज से टकराता है और उस एरियाज के अंदर क्या करता है, बारिश करता है। दिस टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशंस is mainly responsible for Indian monsoon. इंडियन मानसून्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, हुआ क्या कि अपने पास ये समझो कि अपने पास यहाँ पे ये अपने पास क्या है, ओशंस आ गया। ओके, ये ओशन से कुछ दूर चलने पे, घर से निकलने के बाद अपन को एक माउंटेनियस बैरियर्स मिलता है। ओके, दैट विल बी द oceans. Okay, this is the water in the ocean. Okay, ocean, यहां से आपके पास क्या होता है, एयर पार्सल बनता है, ठीक है, एयर पार्सल। अब ये एयर पार्सल क्या करता है, इस डायरेक्शंस के अंदर, ये आपके पास क्या है, विंड डायरेक्शन। ओके, विंड डायरेक्शंस के अंदर आएगा और यहाँ पे आपके पास इस बैरियर से क्या करेगा, टकराएगा, और यहाँ पे जैसे अपने पास क्या होगा, राइज होगा, तो आपके पास ये इक्वल्स टू क्या हो चुका होगा, ई सेचुरेटेड, ठीक है, जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ेगा, और ये बैरियर, और यहाँ पे आपके पास इसके कारण क्या हो जाएगी, प्रेसिपिटेशन हो जाएगी। ओके, इसके कारण क्या हो जाएगी, प्रेसिपिटेशन हो जाएगी, दैट विल बी द प्रेसिपिटेशंस। ओके, दैट विल बी द प्रेसिपिटेशंस। तो आपके पास ये वाली जो डायरेक्शंस होती है, दैट विल डायरेक्शन क्या कहलाती है, ये क्या होती है, विंडवर्ड डायरेक्शन होती है, विंडवर्ड डायरेक्शन होती है, कि विंड की डायरेक्शंस के अंदर। ओके, यहाँ पे 80% ऑफ द रेनफॉल अकर दिस साइड, रेनफॉल, और दिस विल बी द लीवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पे अपने पास 20% ऑफ द रेनफॉल इस तरफ आती, ठीक है, क्लियर, कोई आपत्ति नहीं, ठीक है। दिस इज द माउंटेन बैरियर, क्लियर, डायग्राम समझ में आ रहा है।
कि ओशन से एयर पार्सल उठा, आगे की तरफ विंड उसको क्या लेके गई, आगे की तरफ लेके गई। आगे जैसे ही आपके पास क्या है, आपके पास क्या मिला, बैरियर मिला, तो उस बैरियर के स्लोप के अलोंग वो क्या कर गया, ऊपर की तरफ उठ गया। और ऊपर की तरफ उठा, ओके, ऊपर की तरफ उठा, जिसकी वजह से ऊपर जाते जैसे एल्टीट्यूड चेंज हुआ, उसके अंदर क्या हो गया, तब तक आपके पास वेपर प्रेशर अगर सेचुरेट हो गया है तो इस तरफ कर देगा, थोड़ा सा आगे होगा तो अपने पास लीवर्ड साइड कर देगा। तो अपन ने देखा है कि मोस्ट ऑफ द रेनफॉल्स होती है दैट शुड बी हैपन इन द windward direction, and the rest of the 20% of the rainfall get happen in the leeward side. The Indian monsoon should be happen in India. The monsoon happen, that is the orographic types of the precipitation, because Aravalli should be responsible work as the barrier. Mountain barriers आपके पास Himalayan range should also be act as an barrier for the rainfall. जैसे अपने पास सर्दियों के अंदर बारिश होती है ना, तो वो अपने पास क्या करते हैं कि बे ऑफ बंगाल से उठी वेव्स गई, बैरियर माउंट आपके पास किससे टकराई, अपने पास हिमालयन रेंज से टकराई, और वापस से उसने नॉर्थ से साउथ की तरफ क्या कर ली, डायरेक्शन कर दी, तो जिसे अपने पास वो आते टाइम मावट जिसे कहते हैं, अपने पास सर्दियों वाली बारिश होती है ना। Okay, next is the cyclonic precipitations. Okay, next will be the cyclonic precipitations. Okay, कोई आपत्ति नहीं है यहाँ तक, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, ऑडियो वीडियो ओके। नंबर 3 is the cyclonic precipitation. ओके, साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन। देखो साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशंस क्या होता है, अपने पास इसको समझते हैं। देखो सिंपल सा क्या आता है, ओके, कि अपने पास सिंपल सी क्या है, एक तरफ से क्या आई, वार्म एयर आई, वार्म एयर आई, एक तरफ से क्या आई, कोल्ड एयर्स आई। ओके, कोल्ड लेयर्स आई, तो अपने पास ये जैसे ही आएगी, तो ये जैसे ही क्या होगी, एक तरफ से वार्म एयर आई, एक तरफ से क्या आई, कोल्ड एयर। जैसे ये टाइप आपस में क्या करेगी, टकराएगी, तो इन दोनों के बीच में क्या ऑन बन जाता है, एक लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो जाता है। क्या हो जाता है, लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो जाएगा। लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो जाएगा तो ये स्पाइरली क्या करने लगी, घूमने लगी। तो वार्म एयर क्या थी, लाइट इन वेट थी, लाइट इन वेट थी, इन वेट थी। और आपके पास जो, आपके पास ये क्या थी, कोल्ड एयर, कोल्ड एयर ये क्या थी, हैवी इन वेट थी। तो वार्म एयर क्या करने लगी, ऊपर की तरफ उठेगी, और लाइट एयर्स क्या होने लगी, ऐसे टकराएगी, और इन दोनों के बीच में जैसे ही आया, दोनों के बीच में क्या बन गया, एक लो प्रेशर बेल्ट बन गया। तो लो प्रेशर बेल्ट बनने की वजह से आपके पास ये क्या करने लगी, स्पाइरली घूमने लग जाएगी। क्या घूमने लगेगी, ये आपके पास ऐसे ऐसे घूमने लगेगी, और ये आपके पास ऐसे नीचे की तरफ। तो वार्म एयर लाइट वेट होने की वजह से ऊपर की तरफ उठने लगेगी, और कोल्ड एयर क्या है, हैवी वेट की वजह से नीचे की तरफ। जैसे ये साइक्लोनी आपस में मिक्स हो रही थी, तो कोल्ड एयर्स में से मॉइस्चर कंटेंट अब्सॉर्ब करते हुए वार्म एयर क्या करेगी, ऊपर की तरफ उठेगी, और ऊपर की तरफ उठेगी तो ऊपर जाके क्या होगा, वो सेचुरेट होगी, और उसकी वजह से क्या बनेगा, कंडेंसेशन होगा, और क्लाउड फॉर्मेशन होगा, और प्रेसिपिटेशन सक्कर हो जाएगा। इस टाइप्स के अपने पास जो प्रेसिपिटेशन होता है, दैट इज, अब देखो दो अपने पास है ना, सिंपली यहाँ पे अपने पास दो टाइप्स की प्रेसिपिटेशन बाकी, ठीक है, ठीक है। एक तो अपन ने अभी अपन ने दो चीजें डिस्कशन की है, एक तो अपन ने साइक्लोनिक डिस्कशन की, और एक अपन ने क्या किया, अपन ने ओरोग्राफिक को डिस्कशन किया, ठीक है। एक तो अपन ने साइक्लोनिक डिस्कशन किया, और एक अपन ने ओरोग्राफिक डिस्कशन किया। चलो,
तो अपने तरफ देखो, अब अपने पास एक तो सॉरी अपने ओरोग्राफिक और कॉन्वेक्टिव डिस्कशन किया, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द साइक्लोनिक, और एक अपने पास होता है फ्रंटल। बहुत सारी बुक्स के अंदर देखोगे तो दोनों को क्या है, सेम भी दिखा रखा है और कुछ एक को डिफरेंट भी दिखा रखा है ना। तो अपन दोनों को अलग अलग करके पढ़ रहे हैं। होता क्या है कि आपके पास दोनों के अंदर ही क्या करती है कि आपके पास इस तरफ से क्या आई, वार्म एयर आई, क्या आई, वार्म एयर आई, ठीक है। इस तरफ से क्या आई, कोल्ड एयर आई, क्या आई, कोल्ड एयर आई, ठीक है। अब ये कोल्ड एयर और वार्म एयर आपस में क्या करेंगे, टकराएंगी। टकराएगी तो इनके बीच में क्या क्रिएट हो गया, एक लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो गया। क्या हो गया, लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो गया। कि आपके पास कोल्ड और वार्म ऐसे आई, आपस में आई और टकराई। टकराने की वजह से इनके दोनों के बीच में क्या होगा, लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होने की वजह से ये दोनों आपस में क्या होने लगे, स्पाइरली घूमने लगी। जैसे लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हुआ तो आपके पास क्या होने लगी कि जो कोल्ड आपके पास क्या थी, वार्म एयर थी, वो आपके पास ऐसे साइक्लोनिक क्या होने लगी, घूमने लगी। ओके। और जैसे आपके पास क्या थी, कोल्ड एयर थी, वो भी क्या होने लगी, साइक्लोनिक ऐसे घूमने लगी। तो वार्म एयर लाइट वेट होने की वजह से ऊपर की तरफ उठी और कोल्ड एयर आपके पास हेवी वेट होने की तरफ से नीचे की तरफ रोटेट करने लगी। जब ये दोनों आपस में मिक्स होती हुई रोटेट कर रही थी तो अपन ने वार्म एयर ने क्या किया, कुछ मॉइस्चर कंटेंट एब्जॉर्व करते हुए, कोल्ड एयर में से कुछ मॉइस्चर कंटेंट एब्जॉर्व करते हुए ऊपर की तरफ चलेगी। क्या चलेगी, ऊपर की तरफ चली। जैसे ही वो ऊपर की तरफ गई तो आपके पास कुछ एक क्वांटिटी ऑफ द मॉइस्चर कंटेंट शुड बी गेट एब्जॉर्ब्ड एंड इट शुड ब्रिंग दीज मॉइस्चर कंटेंट अलोंग विद दैट एयर। तो उस अपने एयर के साथ में वो क्या करने लगी, मॉइस्चर कंटेंट को लेके हुए ऊपर की तरफ चलेगी। और जो कोल्ड एयर थी वो नीचे की तरफ चलेगी। जब ये ऊपर की तरफ जाएगी धीरे धीरे आपके पास क्या होगी, सेचुरेटेड होगी और प्रेसिपिटेशन हो जाएगी। तो इस टाइम पे जो आपके पास रेनफॉल होता है वो लिमिटेड क्वांटिटीज के अंदर होता है और आपके पास इसके अंदर आपके पास बहुत ज्यादा इंटेंसिटीज भी नहीं रहती। इस टाइप की प्रेसिपिटेशन को क्या कहा जाता है, साइक्लोनिक। फ्रंटल में क्या होता है कि एक तरफ से क्या आई, वार्म एयर आई, एक तरफ से क्या आई, कोल्ड एयर आई। ये कोल्ड एयर होगी और यहाँ क्या होगी, वार्म एयर होगी। अब की बार इन दोनों के बीच के अंदर अपने पास, इनके बीच के अंदर लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट नहीं हुआ बट एकदम से आपस में क्या हुई, टकराई। टकराई तो इनके बीच में क्या बना, एक फ्रंटल बन गया। क्या बन गया, फ्रंटल बन गया। और फ्रंटल बनने की वजह से जो लाइट एयर एयर थी आपकी, यानी वार्म एयर क्या थी, लाइट वेट थी, तो वो ऊपर की तरफ चलेगी। कोल्ड हैवी वेट की वजह से क्या आ गई, नीचे की तरफ आ गई। ठीक है। तो वार्म एयर और आपस में टकराई, दोनों के बीच में फ्रंट बना, तो लाइट वेट ऊपर से चलेगी और हैवी वेट नीचे चलेगी। जब वो लाइट वेट ऊपर की तरफ गई वार्म एयर, तो अपने पास कोल्ड में से क्या करके जाएगी, मॉइस्चर कंटेंट एब्जॉर्ब करके लेके जाएगी और एब्जॉर्ब करके ऊपर जाके क्या करेगी, क्लाउड फॉर्मेशन करेगी और कंडेंसेशन से वापस से क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन अकर हो जाएगा। तो दोनों के अंदर बेस सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि जब आपके पास दोनों के बीच में लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो जाता है, देन इट शुड बी टर्म्ड एज द, अपने पास बहुत सी बार जब क्या होती है गर्मियों के अंदर आंधी वगैरह आती है ना, तो आपके पास ऐसे वो गोल गोल घूमता रहता है ना, स्पाइरल सा। वही तो अपने पास वैसे ही साइक्लोनिक होता है, तो उसके साथ में क्या हो जाए, वाटर वेपर भी ऊपर की तरफ चले जाते हैं। ठीक है। और अगर आपके पास ऐसे गोल ना घूमने की वजह सीधा आपस में आके टकराएगी, देन इट शुड बी टर्म्ड एज द फ्रंटल कहलाएगी। क्लियर, इज दैट क्लियर और नॉट। A cyclone is a large low pressure belt, low pressure belt that is due to pressure difference pressure difference created by created by unequal heating of the earth
heating of the earth surface due to the warm air get rises upward and cold air get settled. Okay, the wind blow spirally inward in counterclockwise direction on northern hemisphere and clockwise on the southern hemisphere. ऐसे बना लो चाहिए ना कि एक तरफ से क्या है, एक तरफ से आई वार्म एयर, ठीक है। तो ये वार्म एयर आई और ये स्पाइरली मूव करने लगी, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन से, ठीक है। और एक तरफ से क्या आई, आपके पास कोल्ड एयर आई और ये आपके पास क्या करने लगी, स्पाइरली डाउनवर्ड डायरेक्शन करना, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर। तो वार्म और कोल्ड से ये आपके पास क्या थी, वार्म एयर थी, ये आपके पास कोल्ड एयर, यहाँ पे क्या है, कोल्ड एयर, ठीक है। तो वार्म एयर ऊपर की तरफ उठी और नीचे की तरफ, ये स्पाइरली एक दूसरे के अगेंस्ट, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या क्रिएट हुआ, लो प्रेशर बेल्ट, such kind of the precipitation is cyclonic precipitations. Okay, the next one is the frontal precipitations. Number 4 is the frontal precipitations. Frontal precipitations. ओके, क्या कहते हैं फ्रंटल, when two different air masses cold and warm air coming from opposite direction
and converge along a line, then a frontal get formed. Then the warm air get lifted upward and cold air settled downward. Such precipitations are known as frontal precipitation. Okay, such precipitations are known as frontal precipitations कहलाए. ओके, ठीक है. ओके, चलो इसका डायग्राम भी बना देता हूं ना, कि एक तरफ से क्या आई, वार्म एयर आई. ओके, एक तरफ से क्या आई, वार्म एयर आई. ओके, और एक तरफ से क्या आई अपने पास, कोल्ड एयर है. ओके, ये अपने पास कोल्ड एयर आई, ये अपने पास कोल्ड एयर आ गई, और ये अपने पास वार्म एयर आ गई, वार्म एयर आ गई. ठीक है. अब इनके आपस के बीच में क्या बना, एक फ्रंटल बना. क्या बना, फ्रंटल. दिस इज द फ्रंटल. ओके, तो इसकी वजह से आपके पास ये वार्म एयर तो क्या होगी, लिफ्टेड अपवर्ड होगी, और ये कोल्ड एयर्स क्या होगी, लिफ्टेड डाउनवर्ड होगी. ठीक है, ये आपके पास. ठीक है, तो वार्म एयर और कोल्ड एयर टकराई, ये ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ. ओके, ठीक है, क्लियर. ओके, क्लियर. क्या हो गया, अरे बाबू, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया.
ओके ठीक है, चलो शुक्र है। मेरे को लगा मेरे को डाटा वाटा उड़ ना जाए, है ना। ठीक है, तो दोबारा पीडीएफ, चलो क्लास तो रिकॉर्ड नहीं करने पड़े, लेकिन पीडीएफ के चक्कर के अंदर, पीडीएफ अपलोड करने के चक्कर में चीजें सारी लिखनी तो दोबारा पड़ जाएगी ना। चलो नेक्स्ट है। ओके, कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। कंडीशंस, कंडीशंस ऑफ occurrence of precipitations। ठीक है, कूलिंग, कूलिंग, देखो कूलिंग ऑफ दी एयर मासेस क्या होगी, ठंडा हो गया तो आपके पास क्या हो जाएगी, मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास वेपर प्रेशर सेचुरेटेड वेपर प्रेशर की तरफ बढ़ जाएगा, तब भी अपने पास क्या होगी, प्रेसिपिटेशन सक्कर होगा। ओके, नंबर 2 क्या हो सकता है, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, फॉर्मेशंस ऑफ क्लाउड ड्यू टू कंडेंसेशन, ड्यू टू condensations। Okay, number 3 is the growth of the water droplets, of water droplet, ये तो लिख नहीं ली थी क्या अपन ने, ये तो चलो यहाँ लिख ही ली है ना। चलो कंडीशंस, फॉलोइंग कंडीशन, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, हाँ ठीक है, एयर मासेस ठीक है, प्रेजेंस सफिशिएंट साइज, वेदर कंडीशन मोस्टली ऑप्टिमम फॉर कंडेंस। चलो एक ही बात है, कोई बात नहीं, अब लिख दी है। ओके चलो, एक क्वेश्चंस है आपके लिए, क्वेश्चंस है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, व्हाट इज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या है। व्हाट इज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ठीक है, ऑप्शन ए है आपके पास। ओके, ट्रांसफर ऑफ मॉइस्चर, ट्रांसफर ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर फ्रॉम सी, फ्रॉम सी टू लैंड। ओके, फिर है द ट्रांसफर ऑफ मॉइस्चर, of moisture from sea to back sea again। ठीक है, अपने मन में सोच लो, फिर ज्यादा टाइम नहीं देंगे तुम्हें सोचने के लिए। द ट्रांसफर ऑफ वाटर फ्रॉम snow melt mountain to the
सी। ऑप्शन डी क्या कह रहा है? द ट्रांसफर ऑफ मॉइस्चर, द ट्रांसफर of moisture from sea to land and back to sea again, back to sea again। किसी पी वाई क्यू है, ठीक है। जल्दी से आपको ये बताना है, बेसिकली आपके पास क्या है, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स, क्या होता है आपको ये बताना है, ठीक है। तो बेसिकली हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स किसको रिप्रेजेंट करता है? ट्रांसफर ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम सी टू लैंड को रिप्रेजेंट करता है। ट्रांसफर ऑफ मॉइस्चर ऑफ द सी टू सी, इस सी से उठा और वापस सी के अंदर आ गया। या फिर ट्रांसफर ऑफ द मॉइस्चर, ट्रांसफर ऑफ द स्नो मेल्ट ऑफ द माउंटेन टू द, कि माउंटेन वाली स्नो मेल्ट का ट्रांसफर होना कहाँ पे? सी में। या ट्रांसफर ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम सी टू लैंड एंड बैक टू सी अगेन। ओके, जल्दी से आपके पास 1 मिनट का समय है, जल्दी से सोचिए और फिर अपना आंसर कीजिए, फिर मैं बताता हूं कि क्या होगा करेक्ट आंसर। ओके, टाइम अप। देखो, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स के अंदर अपन ने देखा था कि ओशन से मॉइस्चर का इवेपोरेशन होके क्या जाना, क्लाउड एटमॉस्फेयर में जाना, एटमॉस्फेयर में कंडेंसेशन होके क्या होना, क्लाउड फॉर्मेशन होना, और उसके बाद में प्रेसिपिटेशन होना, और प्रेसिपिटेशन से रन ऑफ क्रिएट करते हुए वापस ओशन में जाना। तो बेसिकली अपन ओशन से चले थे और वापस ओशन में चलते, ये एक अपने पास इनफाइनाइट फिनोमेना है आपके पास, जो कंटिन्यूसली क्या है, चलता रहता है, ठीक है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग किसी ने ये सोचा होगा कि आपने पास ऑप्शन मोस्ट प्रोबेबली देखो, सी टू लैंड तो है नहीं, पहला ऑप्शन तो है नहीं। अब मोस्टली आप लोगों में से ट्रांसफर ऑफ स्नो मेल्ट माउंटेन टू सी, ये भी नहीं है। तो जनरली आप लोगों के दो ऑप्शन दिमाग में आएंगे, किसी के बी ऑप्शन दिमाग में आया होगा और किसी के डी ऑप्शन आया। तो जिनके दिमाग के अंदर आपके पास ऑप्शन बी आया, वो क्या है, इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, कि आपके पास सी टू आपके पास मॉइस्चर क्या जाएगा, ओके, ठीक है, कि अपने पास कि C2 अपने पास क्या हुआ, कि कंडेंसेशन होके वापस से आपके पास यहाँ एटमॉस्फेयर में आया, एटमॉस्फेयर से किस पे आया, लैंड पे आया, और लैंड पे वापस से रन ऑफ क्रिएट करता हुआ किस में आ गया, सी में आ गया। तो दिस इज द कंप्लीट हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो जिन्होंने भी ऑप्शन डी चूज किया था, उनका आंसर क्या है, करेक्ट है। ओके, उनका सभी का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, इज दैट क्लियर? ओके, आई थिंक किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, है ना। चलो, आ जाओ अब अगले क्वेश्चंस की तरफ। ओके, अगले क्वेश्चंस की तरफ, क्या, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। द नेक्स्ट टॉपिक इज द वेरियस फॉर्म्स ऑफ द प्रेसिपिटेशंस। ओके, तो नाउ, ओके नाउ, वेरियस वेरियस फॉर्म्स of the precipitation, various forms of the precipitations। ओके, ओके, पहले वेरियस अपन ने टाइप्स ऑफ द प्रेसिपिटेशन देखा, अब प्रेसिपिटेशंस की फॉर्म्स में अपने पास किस किस फॉर्म्स के अंदर आपके पास आ सकता है। तो फर्स्ट फॉर्म इज आपके पास, नंबर 1 इज द रेन। ओके, रेन, ठीक है, इनमें समझाने का कुछ नहीं है। रेन तुम्हें पता है, रेन ड्रॉप क्या होती है, कि आपके पास जब वाटर की डायरेक्ट वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में आएगा, देन इट शुड बी टर्म्ड एज द रेन कहलाएगी। ओके, देन इट शुड बी टर्म्ड एज द रेन्स कहलाएगी। प्रेसिपिटेशंस,
precipitations precipitations precipitation are in the in the forms of water droplet droplet of size 0.5 0.5 mm to 6 mm. Such raindrops such a rain drop is known as rains. ओके, अगर आपके पास इसको अपन अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है कि अगर अपने पास लाइट रेन, ठीक है, अगर इसकी इंटेंसिटी क्या होती है अपने पास डेप्थ पर आवर्स, ठीक है, इंटेंसिटी क्या है लेस देन क्या है 2.5 आपके पास mm पर आवर है, देन इट शुड टर्म एज द लाइट रेन. आपके पास अगर सेकंड आता है मीडियम रेंज. ओके, तो मीडियम रेंज के अंदर आपके पास इसका साइज 2.5 टू लेके अपने पास 7.5 mm के बीच की इंटेंसिटी है, mm पर आवर की इंटेंसिटी है, देन इट शुड बी लाइट रेंज कहलाएगी. और अगर ग्रेटर देन 7.5 है तो हेवी रेंज कहलाएगी. हेवी रेंज ग्रेटर देन 7.5 mm पर आवर. ठीक है. ओके, इन इंडिया कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज है. इन इंडिया an average precipitation precipitations is about 120 centimeter per hour, which is greater than world's एवरेज प्रेसिपिटेशन. आपके पास अपने इंडिया का कितना है 120 सेंटीमीटर पर ईयर है ना, आवर नहीं है ना. ठीक है, अपने पास पर ईयर है. ये मैं ये सोचूं 120 सेंटीमीटर पर आवर में बर्बाद कर देगा. ठीक है. ओके, पर ईयर जो कि आपके पास दुनियादारी से अपने पास क्या है ज्यादा एवरेज, जो वर्ल्ड का प्रेसिपिटेशन है उससे ज्यादा है एवरेज, वर्ल्ड्स एवरेज प्रेसिपिटेशंस, जो कि किसके बराबर है, दैट इज आपके पास 100 सेंटीमीटर पर ईयर का है. ठीक है. इफ एक सेकंड है ना.
ठीक है। इफ इफ टोटल रेन in a day यार क्या दिक्कत क्या हो रही है इसकी? क्या समस्या है बाबू मोसाई आपके? चलो भाई, इसके सारे ये डाटा मेरे को लगता है डिलीट करने पड़ेंगे। ओके ठीक है। इफ टोटल रेन इन ए डे is greater than equals to 2.5 mm, then that day will be termed as rainy day। अगर एक दिन के अंदर आपके पास 2.5 mm या उससे अधिक बारिश होती है, देन डे विल बी नोन एज, क्या कहलाएगा? रेनी डेज कहलाएगा। क्लियर है कि आपके पास रेन ड्रॉप्स क्या होगी, क्या रेन्स क्या कहलाती है? कि जब आपके पास वाटर ड्रॉपलेट का साइज अगर आपके पास 0.5 mm से लेके और आपके पास 6 mm के बीच में लाई कर रहा है, तब वो क्या कहलाएगा? रेन ड्रॉप्स कहलाएगी। और अगर उसकी इंटेंसिटी 2.5 mm पर आवर्स के हिसाब से कम रहती है, तब वो क्या कहलाएगा? लाइट रेनफॉल कहलाएगा। अगर 2.5 से लेके 7.5 mm पर आवर्स रहती है, देन इट शुड बी टर्म्ड एज मीडियम रेन्स। और अगर ग्रेटर देन 7.5 रहती है, देन इट शुड बी टर्म्ड एज द हैवी रेन्स कहलाएगी। और वहीं पे अगर अपने पास इंडिया का अगर अपन एवरेज देखा जाए, एनुअल एवरेज प्रेसिपिटेशन देखा जाए, ठीक है, तो आपके पास कितना 120 सेंटीमीटर पर ईयर है, जो कि आपके पास दुनियादारी के प्रेसिपिटेशन से क्या है? ज्यादा है। तो दुनिया का कितना है? 100 सेंटीमीटर पर ईयर का एवरेज प्रेसिपिटेशन है। और अगर किसी एक दिन के अंदर 2.5 mm से ज्यादा रेनफॉल हो जाती है, तो वो दिन क्या कहलाता है आपके पास? रेनी डेज कहलाता है। क्लियर? ओके चलो। ओके नेक्स्ट आपके पास आती है नंबर 2 इज द स्नो। तो स्नो बेसिकली क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ द आइस क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? आइस क्रिस्टल्स होते हैं। ओके नंबर 2, इज द स्नो। थोड़ा सा स्लो लिखना पड़ेगा ना, इसका थोड़ा सा पता नहीं, शायद इसमें व्हाइट बोर्ड के अंदर फाइल्स बहुत ज्यादा अपलोड हो चुकी होगी, इस वजह से बार बार ये लोड करने में टाइम कंज्यूम कर रहा है। तो ये एक पीडीएफ अपनी हो जाए, उसके बाद में अपन क्या करेंगे, इसको दोबारा से वो क्या कर देंगे, सब फाइलों को डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो ये वाले चैप्टर के अंदर थोड़ी सी दिक्कत आएगी। ओके इट कंसिस्ट ऑफ ice crystals which continue to form
forms ice flakes. Ice flakes. It consists of size less than 1 mm with an average density of 0.1 ग्राम पर cc. ओके, एक सेकेंड. अपन ने जो चैप्टर प्रोफाइल लगा रखी है वो इन्हीं सब चीजों की तो लगा रखी है. रेन, स्नो, स्लीप्स, हेल्स, ग्रोपेल्स. ठीक है, क्लियर. ओके, चलो. तो नाउ नेक्स्ट इज द ड्रिजल. ठीक है, नेक्स्ट इज द ड्रिजल. नंबर 3 इज द ड्रिजल. ड्रिजल्स. ठीक है. when water droplet of size less than 0.5 mm and rainfall intensity is 1 mm. Rainfall intensity is less than 1 mm per hour, then this will be termed as drizzle. हल्की फुल्की जब बूंदाबांदी होती रहती है ना, ठीक है, तो वो क्या है, ड्रॉपलेट क्या हो, 0.5 mm से छोटा हो और इंटेंसिटी क्या हो, 1 mm पर आवर से भी क्या हो, कम हो, तब वो क्या कहलाएगी, ड्रिजल कहलाएगी. ओके, ये ड्रिजल की स्पेलिंग देख लेना ना, ये DRIZZ है ना. चलो मैं दोबारा से सही करके लिख देता हूँ, कहीं लोग ZEELE ना समझ लें. drizzles. Okay, next number 4 is the hails. Okay, hails. Okay, if irregular ice. अब बेसिकली आता है कि सर ये स्नो, ड्रिजल, हेल, स्लीट्स ये बनते कैसे. जनरली क्या होता है, जब रेन ड्रॉप्स आती है ना, तो वो अपने पास डिफरेंट टेम्परेचर हो. अब एटमोस्फियर से वो अपने पास क्या है, कोई अपने पास एक डेढ़ अपने पास एटमोस्फियर से काफी एक हाइट से आ रही. अब हाइट से आएगी तो बीच बीच में उसको टेम्परेचर जोन क्या मिले, डिफरेंट टेम्परेचर जोन मिले.
समटाइम्स वो क्या होता है, फ्रीजिंग टेम्परेचर के अंदर से पास होती है, तो अगर ज्यादा है तो समटाइम्स हेल्स बन जाता है, अगर नॉर्मल टेम्परेचर है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो वो स्नो की फॉर्म्स में आ जाता है। अगर हेल्स क्या रह जाते हैं, सॉफ्ट रह जाते हैं, फ्लैक्स की फॉर्म्स में आता है, देन इट शुड बी नोन एज गॉबल्स कहला लेते हैं। ओके ओके, इरेगुलर आइस particles combines with each other and forms ice lumps of size greater than 5 mm। ठीक है, ओके, कि अगर आपके पास क्या है, ओके, यहीं पे अगर आपके पास क्या है, नंबर 5 पे मैं लिख देता हूं, नंबर 5 पे, ओके, ग्रोपेल्स, नंबर 5 पे ग्रोपेल्स, GARUPLE, ग्रोपेल्स। ओके, ग्रोपेल्स ओके, पहले ऐसे नहीं, ऐसे लिखो, व्हेन हेल्स, अपन जो हिंदी में अपने कहते हैं ना, गड़े आते हैं ना, ओला 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 जिन्हें कहते हैं ना, तो अपने पास क्या होता है, हेल्स क्या होते हैं, छोटी छोटी आइस ड्रॉपलेट्स थी, वो वापस आपस में मिलके क्या बन गई, एक बड़ा सा बन गया ना, दैट इज नोन एज हेल्स कहलाता है। और अगर वो हेल्स ही आपके पास क्या रह जाए, सॉफ्ट रह जाए, फ्लैक्स की फॉर्म में आके गिरे, देन इट शुड बी टर्म्ड एज द ग्रोपेल्स कहलाता है। ओके, तो बेसिकली ग्रोपेल्स नथिंग एल्स, इट इज ऑल्सो द when health are remains soft and in shape of flex, then it termed as ग्रोपेल्स, यानी बहुत सारे ग्रोपेल्स मिलके जब हार्ड हो जाएंगे, देन इट शुड बी टर्म्ड एज हेल्स कहलाएंगे। ओके, क्लियर। नाउ द नेक्स्ट इज द glaze, नंबर 6, है ना यार, बहुत स्लो काम कर रहा है, ग्लेज। ओके, दैट इज द ग्लेज। क्या है ग्लेज? व्हेन रेन और drizzles comes in and hails or drizzles comes in contact with cold ground,
cold ground of temperature about 0 degree, then water droplet when then water droplet is converted into the ice coating ice coating over the ground the ground over the ground and this is known as glaze or freezing रेंज। अब देखो भाई लोग, सिंपल सा है। ग्लेज समझने के लिए ऐसे समझ लो कि रात को क्या गिरी, बहुत ज्यादा सर्दी थी तो ओस जमी। ठीक है, तो अपने पास रात को क्या हुआ कि आपने क्या किया, सर्दी का मौसम था और रात को बाहर कोई बर्तन था, उसके अंदर थोड़ा सा पानी भर के छोड़ दिया, पानी भर के छोड़ रखा था, तो आपके पास रात को बहुत ज्यादा सर्दी हुई, तो आपके पास अर्थ सरफेस क्या हो गया था, कूल हो गया था। कूल होने की वजह से आपके पास, आपने देखा उस वाटर वेसल्स की टॉप लेयर और बॉटम लेयर्स के अंदर क्या होगी, एक अपने पास आइस की परत जम गई। नॉर्मली अपने पास क्या करते हैं, रात को जैसे ओस वगैरह गिरी तो अपन देखते हैं कि नॉर्मल सुबह गाड़ी के शीशों वगैरह पे वो जमी हुई मिल जाती है, दैट इज क्या कहलाएगा, ग्लेज कहलाएगा। कि आपके पास रेन ड्रॉप्स आई, वो अर्थ सरफेस के ऊपर गिरने के बाद में, अर्थ सरफेस के कूल टेम्परेचर होने, अर्थ सरफेस का जो टेम्परेचर था ना, कि लास्ट अपने पास नॉर्मली जो हेल्स और आपके पास स्नो हो रही थी, वो यहाँ से आपके पास क्या रेन ड्रॉप्स गिर रही है और बीच में कोई एक फ्रीजिंग जोन मिल गया। क्या मिल गया, फ्रीजिंग जोन मिल गया। फ्रीजिंग जोन का मतलब जहां पे टेम्परेचर क्या है, लेस देन क्या है, 0 डिग्री। ओके, 0 डिग्री से कम टेम्परेचर, अब यहां से जो भी पास होगा वो क्या हो जाएगा, फ्रीज होके नीचे गिरेगा। तो बड़े साइज के अंदर है तो वो क्या हो गए, आपके पास हेल्थ हो गए, और ज्यादा आप एल्टीट्यूड नहीं है, लो लेवल्स के ऊपर वेपर उछले और वापस से गिरने लगे, तो छोटे छोटे अपने पास जिसकी डेंसिटी बहुत कम है वो कहलाएगी, स्नो कहलाएगी। ठीक है, दैट विल बी टर्म्ड एज स्नो कहलाएगी। ओके, वो क्या कहलाएगा अपना, स्नो कहलाएगा। ठीक है, ओके, वो अपना क्या कहलाया जाएगा, स्नो कहलाएगा। ठीक है, अब ये तो अपने पास ठीक है कि स्नो हो गया। ओके, ये अपना क्या कहलाए, स्नो कहलाए। लेकिन अपने पास ग्लेज क्या था, कि आपके पास ये अपने पास क्या था, ग्राउंड था, और ग्राउंड का टेम्परेचर क्या था, 0 डिग्री। अब इसके ऊपर आपके पास रेन और आपके पास पानी आके गिरा, और पानी आके गिरने के बाद में यहाँ पे वो क्या हो गया, फ्रीज हो गया। फ्रीज होने के बाद में एक छोटी सी कवर्ड लेयर बना ली ना, दैट लेयर इज नोन एज ग्लेज और फ्रीजिंग रेन कहलाएगी। ओके, यानी ये वो रास्ते में नहीं, ग्राउंड पे पहुंचने के बाद में फ्रीज हुई है, देन इट शुड बी टर्म्ड एज द, क्या कहलाएगी अपने पास। ओके, नाउ नंबर 7 इज स्लीट। ठीक है, इट इज इट इज इट इज द फ्रोजन फ्रोजन रेन ड्रॉप which forms when rainfall pass through the rainfall pass through the some freezing
फ्रीजिंग जोन लिख लो, फ्रीजिंग जोन टेम्परेचर लेस देन 0 डिग्री, टेम्परेचर लेस देन लिखते हैं ना पूरा, टेम्परेचर लेस देन 0 डिग्री। क्या कर रहे हो भाई, 0 डिग्री, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आते हैं ड्यू। ड्यू इज द ऑल्सो, कि ड्यू अपने पास क्या हो, ओस भी तो क्या है, ग्राउंड से निकली और ग्राउंड के ऊपर वापस आ गई ना, दैट शुड बी ऑल्सो द पार्ट ऑफ द आपके पास फॉर्म्स ऑफ द ड्यू। ओके, when water vapor water vapors accumulates during daytime and get condense during night times and falls over the ground is known as dew. Okay, and the last but not least, that is the number 9 is Viraj. चलो नेक्स्ट पे लिखेंगे, नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं ना, नीचे फिर लिख नहीं पाएंगे। ओके, नंबर 9 इज द विराज, ठीक है, विराज, ठीक है। किसी के दिमाग में ये नहीं आना चाहिए सर ड्यू तो होते ही नहीं है, रुको, क्या होता है क्या नहीं होता है वो अभी मैं एक क्वेश्चन करवा के 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, कहानी सारी पीछे की क्लियर हो जाएगी। when water droplets get evaporated before reaching the ground is known as Viraj. This effect is occur only when water droplet get pass through the high टेम्परेचर जोन। जैसे अपने पास फ्रीजिंग जोन कर रहा था वैसे अपने पास हाई टेम्परेचर जोन से पास होगा, देन इट शुड बी, और वहां से अर्थ सरफेस पे पहुंचे नहीं, उससे पहले क्या हुआ, एटमोस्फियर से तो आ गया लेकिन वापस से क्या हो गया, इवेपोरेट्स हो गया अर्थ सरफेस से पहुंचने से पहले, ठीक है, देन इट शुड बी टर्म्ड एज द विराज कहलाएगा। ओके, these all nine are the various forms of the precipitation।
अब इसमें ना मैं आपको दो क्वेश्चंस करवा रहा हूं, ठीक है। अब आपको बताना है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन फर्स्ट है। ओके, क्वेश्चन अपने पास इसका, अपने पास इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2 है ना, एक पहले कर चुके हैं ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग is which one of the following is not forms of the precipitations. Okay, number 1 is ऑप्शन है हेल्स। ओके, नंबर बी है स्लीट। नंबर सी है विराज। नंबर डी है वेपर और ड्यू। ओके, ठीक है। और एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 3, विच इज ओके, विच वन ऑफ द following is not a form of precipitation. ठीक है, दैट इज स्नो। ऑप्शन बी है इसमें ड्रिजल। ऑप्शन सी है इसमें विराज। ऑप्शन डी है इसमें रेन। ओके, जल्दी से आपके पास, आप लोगों के पास में 1 मिनट का समय है, जल्दी से अपने पास दोनों क्वेश्चंस का आंसर सोचो। ओके, जल्दी से दोनों क्वेश्चंस का आंसर सोचो। क्या होगा आंसर? जल्दी जल्दी सोचो बाबू। ओके, चलो लेट्स डिस्कशन करते हैं कि अगर जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म्स ऑफ द प्रेसिपिटेशन। अगर अपन फर्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चंस में अपन ने से ये पूछा रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म्स ऑफ द प्रेसिपिटेशन। इनमें से आपके पास प्रेसिपिटेशन की कौन फॉर्म नहीं है? ऑप्शन ए है हेल्स, ऑप्शन बी है स्लीट, ऑप्शन सी है विराज और ऑप्शन डी है वेपर्स। अगर आपके पास विराज और वेपर्स और ड्यूज आपके साथ में एक साथ में आ जाएगा तो then dew is not the types of the precipitations. Okay, then it should be कि अगर अपने पास बात करें विराज should be coming from the atmosphere but vapors और dew should not be coming from the atmosphere. ये नॉर्मली क्या हुआ, दिन में आपके पास यहीं पे घूमते रहे और रात को कंडेंस होके यहीं पे वापस से सेटल डाउन होगी, ठीक है। तो अपने पास इसलिए अपन वेपर और ड्यूज को अपन कंसीडर नहीं करेंगे उस टाइम पे, ठीक है। और अदरवाइज अगर आपके पास आ जाए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फॉर्म्स ऑफ द प्रेसिपिटेशन, देन विराज शुड नॉट बी द forms of the precipitation because it should not reaching the ground in all of these. इन तीनों के अंदर विराज क्या है, ग्राउंड पे रीच नहीं कर रहा, ठीक है। वो क्या है, आया था रास्ते में इवेपोरेट्स हो गया। अब मान लो किसी को शादी में बुलाओ, ठीक है, वो घर से निकल के तैयार व्यार होके रास्ते में आया और वापस चला गया, तो आप बोलोगे कि क्या वो शादी में आया था? नहीं आया ना। अगर वो शगन ही ना भेजे, शगन भेज दे तब भी अपन बोल देंगे खाली याद किया था उसने, ठीक है, आया तो नहीं, ठीक है। तो सिंपल सा है कि वो अर्थ पे रीच नहीं करा। अगर ये दोनों ऑप्शन एक साथ में दिखेंगे, ये इतने ही कंफ्यूजिंग है, बाकी सारे ऑल आर द टाइप्स ऑफ दी।
तो अपने पास सिंपल सा अपने पास मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, रेन क्या है, ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, अगर इसका साइज क्या है 0.5 mm से लेके आपके पास 6 mm के बीच में है, तब वो रेन कहलाएगी। और इसकी इंटेंसिटी क्या रहती है, आप अगर एक दिन में क्या है 2.5 mm या उससे ज्यादा रेनफॉल हो जाती है, वो दिन रेनी कहलाता है। और अपने पास अगर 2.5 mm पर आवर से कम आपके पास इंटेंसिटी है, तो वो लाइट रेन कहलाएगी। अगर 2.5 से 7.5 है तो मीडियम, और अगर 7.5 से है तो हैवी रेन्स कहलाएगी। स्नो क्या होती है, स्नो बेसिकली क्या है, आइस क्रिस्टल है, वो फॉर्म्स ऑफ द आइस फ्लेक्स की फॉर्म में आता है ना। इसका साइज क्या होता है, लेस देन 1 mm की फॉर्म्स में होगा, और एवरेज डेंसिटी कितनी होती है 1.5 ग्राम पर सीसी। ठीक है, जनरली ये सारी चीजें फॉर्म्स तभी होगी जब प्रेसिपिटेशन आएगा, तो एटमॉस्फेयर से ग्राउंड के तरफ पहुंचने के चक्कर में वो डिफरेंट टेम्परेचर जोन से पास होता है। तो डिफरेंट टेम्परेचर जोन से पास होगा तो फ्रीजिंग टेम्परेचर से पास होगा, तो अगर वो ज्यादा क्वांटिटीज के अंदर हेवीस बन गए तो हेल्स कहलाए जाएंगे। बड़े बने बट सॉफ्ट बने, देन इट शुड बी आपके पास ग्रोपेल्स कहलाए जाएंगे। ठीक है, और अगर आपके पास बिल्कुल लाइट वेट और बिल्कुल अपने पास कॉटन की तरह बन गए, देन इट शुड बी नोन एज द स्नो कहलाएगी। ठीक है, आपके पास ड्रिजल्स क्या होती है, जब ड्रॉपलेट्स क्या है, साइज क्या हो आपके पास 0.5 mm से भी कम हो, और इंटेंसिटी क्या हो 1 mm पर आवर से भी कम हो, देन इट शुड बी टर्म्ड एज ड्रिजल्स कहलाएंगे। हेल्स क्या है, आइस पार्टिकल है, इरेगुलर शेप्स के रहेंगे, जिनसे अपन ओला कहते हैं ना। ग्रुपेल्स क्या है, हेल्स की हेल्स जब क्या रहे, सॉफ्ट रहे, आइस फ्लेक्स की फॉर्म्स में रहे, देन इट शुड बी आल्सो ग्रुपेल्स कहलाएंगे। ग्लेज क्या था, कि जब आपके पास अर्थ सरफेस के ऊपर वाटर क्या हो जाए, फ्रीज होके, और आपके पास अर्थ सरफेस पे आने के बाद में वाटर क्या हो जाए, फ्रीज हो जाए, और आपके पास एक थिन लेयर्स बना ले ओवर द ग्राउंड, देन इट शुड बी ग्लेज कहलाएगा। स्लीट्स क्या थी, फ्रोजन रेन ड्रॉप्स है, जो कि आपके पास क्या कहलाएगी, फ्रीजिंग जोन से पास होती है। ड्यूस क्या था, आपके पास नॉर्मली आपके पास वाटर था, दिन में एक्यूमुलेट करता रहा, रात में कंडेंस होके वहीं पे जम गया, दैट इज। और विरास क्या था, कि रेन ड्रॉप्स थी, रात में किसी हैवी टेम्परेचर जोन से पास होने की वजह से रास्ते में क्या होगी, इवेपोरेट्स होगी, देन इट शुड बी नाम एज द आपके पास विराज कहलाएगी। ओके, okay, that's all are the various forms of the precipitations. Okay, okay, the next things is the next अपन पढ़ेंगे measurements of precipitations. ठीक है, इसके लिए अपने पास क्या आते हैं, रिकॉर्डिंग नॉन रिकॉर्डिंग टाइप्स के दो रेन गेज आते हैं। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ द प्रेसिपिटेशंस की बजाय अपन रेनफॉल लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, दो टाइप्स के, एक अपने पास रेन गेज आ रहा था, एक आपके पास रिकॉर्डिंग टाइप्स और नॉन रिकॉर्डिंग टाइप्स, है ना। तो इनको अपन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो थैंक यू गाइस फॉर बीइंग विद अस, आई होप यू एंजॉय द सेशन। मिलते हैं जल्दी एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।